बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके रिश्तेदार, ख़ानदान वाले, उनका सोशल मीडिया और जो पार्टी के कारकुन हैं वो डट गए जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा। अब वो पीछे नहीं हटते। देखिए, मामला वही निकला जिसका मैंने आपको पहले आगाह किया था कि जो मजहबी सियासी जमातें हैं या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या वो जत्थे या ग्रुप जिनका इन्फ्लुएंस है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि आप अवामी लश्कर बनाएं। इससे पहले लश्कर बनाकर फ़ौज ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उन्हें एक मरतबा फिर अवामी सपोर्ट चाहिए थी और वो ये चाह रहे थे कि मकामी अफराद और कबाइल जो हैं वो अपने लश्कर बनाएं, उन्हें मुसल्ला किया जाए, उनको हथियार दिए जाएँ और उनके साथ दीगर मुसल्ला अफराद को शामिल किया जाए। जब मैं आपको दीगर मुसल्ला अफराद की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको एक कंफर्म खबर दे देता हूँ कि मकामी अफराद को ये भी कहा गया कि आप अगर अपने 25 आदमी देंगे तो 75 आदमी हम आपको देंगे। अब वो 75 आदमी कहाँ से आएंगे? ये वो अफ़गान फोर्सेस हैं या वो लोग हैं जिन्हें हमेशा छतरी के नीचे रखा गया है और इन्हें तैयार किया गया है उस वक्त के लिए जिस वक्त इन्हें इस्तेमाल किया जाना था। तो अवामी सपोर्ट के बगैर तो ना तो ये अफ़गान फोर्सेस पाकिस्तान में लड़ सकती हैं, ना कोई जराइम पेशा अफराद पाकिस्तान में लड़ सकते हैं, और ना ही फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर गली मोहल्लों में, इलाकों में, पहाड़ों पे कहीं पे लड़ सकती हैं। बहुत डीमोरल हो चुकी हैं फोर्सेस। उन्हें लड़ने के लिए मोराल की ज़रूरत है, पब्लिक की ज़रूरत है, पब्लिक की सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन अवामी सपोर्ट मैसर नहीं है। अब हज़ारों की तादाद में अफ़गान फोर्सेस भी यहाँ पे मौजूद है। अगर उनको लड़ाना है, आपने तो किसी छतरी के नीचे लड़वाना है ना, या किसी क़यादत के साथ लड़वाना है, तो अवामी सतह पे क़यादत करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। आज जराइम पेशा लोग जो हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो मनशियात का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाया जा सकता है। ये लोग आगे आएंगे, आकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ये लोग क्या करेंगे इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये वो करेंगे, तिगड़ी का नाच नचा देंगे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि ये तो पैसे के लिए करते हैं सब कुछ। तो इस वक्त अवामी सपोर्ट नहीं मिल रही, और जो एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे वो ये है कि लश्कर नहीं, खुद लड़ो। तो देखें, पाकिस्तान की फ़ौज इंडिया के साथ लड़ सकती है, पाकिस्तान की फ़ौज किसी और मुल्क के साथ तो लड़ सकती है। वहाँ पे वो अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकती है, अपने टैंक इस्तेमाल कर सकती है, अपना तोपखाना इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जब आप उसी फ़ौज को पाकिस्तान के अंदर लड़वाएंगे ना, तो वो नहीं लड़ सकती। उसकी वजह यह है कि फ़ौज डिज़ाइन ही ऐसे नहीं होती कि वो गलियों मोहल्लों में, अंदर इलाकों में जाकर डीप इनसाइड द कंट्री वो लड़े। वो नहीं कर सकते ऐसा। इसके लिए उन्हें मकामी सपोर्ट चाहिए होती है। अब मकामी सपोर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है। पहले बलोच इलाकों में ख़त्म हो गई है, पश्तून इलाकों में ख़त्म हो गई। अब ये जो कत्लेआम हुआ सिक्योरिटी एहलकारों का बलूचिस्तान में, जो लोग लाशें रख के बैठे हुए हैं, 30 लाशें रख के वो सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात माने जाएं, हमारी बात सुनी जाए, हमारे शिकवे सुने जाए। 5 दिन हो गए उनकी बात ही कोई नहीं सुनता। तो वो लोग तो एहतजाज कर रहे हैं। अब ये जो कत्लेआम हुआ, इसमें लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए जो मुसल्ला जत्थे थे उन्होंने चेहरों के ऊपर तेजाब तक डाले ताकि लोग गुस्से में आए, और ऐसा लगता था कि अब लश्कर बन जाएंगे, लेकिन लश्कर बने नहीं। अब फजलुर रहमान साहब की पार्टी ये ट्रेंड चला रही है, लश्कर नहीं, खुद लड़ो। यानी हम फ़ौज को तनख्वाह देते हैं, पुलिस को तनख्वाह देते हैं, एफसी को और रेंजर्स को तनख्वाह देते हैं, उन्हें बंदूकें लेकर दी हैं, उन्हें तरबियत लेकर दी है, तो उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए। हाँ, अगर किसी दिन वो लड़ाई हार गए या उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई तो फिर अवाम पे पड़ जाएगी, फिर अवाम जाने, अवाम का काम जाने। लेकिन फ़िलहाल तो इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके पास जदीद हथियार हैं, बहुत बड़े बड़े बजट हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, वो इस लड़ाई को खुद लड़ें। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का उसूली मौक़िफ़ है। अब ये ट्रेंड जो है वो इस वक्त फुल टाइम चल रहा है। अच्छा, लश्करों के बारे में बताऊँ, पिछली मरतबा जो लश्कर बनाए गए थे ना, वो लोग शहीद हो गए। लश्कर बनाए गए, लश्करों ने टीटीपी के साथ लड़ाई की, उन्होंने तालिबान को बहुत मारा, तालिबान को अपने इलाकों से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद जो लश्कर को हेड करने वाले लोग थे उनके ऊपर कातिलाना हमले शुरू हो गए, और टारगेट किलिंग में एक एक करके लश्कर के अंदर काम करने वाले लोगों को मारा गया जो अवामी लश्कर बनाए गए थे। मिसाल के तौर पे अफजल गुज्जर हैं, बहुत बड़ा नाम है उधर बालाकंड में, उनका भतीजा, भाई, ये लोग शहीद हो गए। एएनपी के कुछ लोग थे, उनके घरों के ऊपर अटैक हुए। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अवामी लश्कर बनाकर
दहशतगर्दों का सामना किया था, वो सारे लोग टारगेट किलिंग में एक एक करके मारे गए। ये तादाद बहुत बड़ी है, मैं इसकी तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल फ़िलहाल लश्कर के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम बन चुकी है। वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो भी खड़ा होगा आजकल के दौर में, अवामी सपोर्ट और तायीद उसको मिल जाएगी फ़ौरी तौर पे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जुल्म कर रही है, बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है। चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो कबायली इलाके हैं, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, बल्कि पूरा पाकिस्तान, हर जगह पे उन्होंने जुल्म का एक बाजार गर्म किया हुआ है। अब नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर लोगों ने ख्वाजा आसिफ साहब को याद दिला दी नानी, और लोगों ने बताया ख्वाजा आसिफ को कि जनाब अली, आप तो खुद फ़ौज के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते रहे हैं, आप तो खुद फ़ौज के ऊपर बड़ी टका के तनकीद करते रहे, आपकी वीडियोज़ मौजूद हैं। लोगों ने वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल दी, मैंने भी अपने पिछले वीलॉग में निकाल कर सुनवाई। तो ख्वाजा आसिफ ने सफाई ये पेश की है कि जनाब, मैंने तो वो बयानात मुशर्रफ के दौर में दिए थे, तो उनको इन हालात के साथ ना जोड़ा जाए। तो मैं ज़रा थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब, ये आपने एक और खच मार दी है, क्योंकि जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी आपने बयान दिया था वो तो आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ दिया था, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आपने नहीं बोला था। 65 की और 71 की और 99 की जो जंगें आपने, 4 जंगों में शिकस्त का जो आपने ढोल बजाया था, वो चारों जंगें मुशर्रफ ने तो नहीं लड़ी थी, वो जंगें तो फ़ौज ने लड़ी थी। तो आपने कहा सारी जंगें पाकिस्तान हार गया था। फिर ये कौम की हड्डियों से गुदा निकाल के जो खा गए, ये तो आपने फ़ौज को कहा था, मुशर्रफ को तो आपने नहीं कहा था। फिर आपने सियाचिन और कारगिल के अंदर जो हार गए और वो इलाके इंडिया ले गया, वो भी आपने फ़ौज से शिकवा और गिला किया था। फ़ौज को मिलने वाले बजट के ख़िलाफ़ आपकी तकरीर थी। आपकी तकरीर जो है वो कोई मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तो नहीं थी। आप खुद आमरीत की पैदावार हैं, आपके लीडर्स आमरीत की पैदावार हैं। जनरल जिलानी की गोद से एक छोटा सा पौधा निकलता है, नवाज शरीफ, वो जन्म लेता है, आप सारे उसके साथ मिलकर पनपते हैं। आपके अपने वालिद बड़े फ़ख्रिया अंदाज में जनरल ज़ियाउल हक की शूरा के मेंबर थे, और आप लोग बड़े फ़ख्र से ये बात बताया करते थे, और पूरे सियालकोट पे आप लोग कंट्रोल करते थे, बल्कि मुल्क के अंदर आपकी चलती थी, क्योंकि आप ज़ियाउल हक की शूरा के मेंबर थे। और ख्वाजा साहब, आप वो भी याद करें कि जब जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर मौजूद था, तो आपने बतौर वज़ीर जनरल मुशर्रफ से हलफ लिया था। अगर इतनी गैरत होती है आपको, और आप ये कह रहे होते कि जनाब मैं तो डिक्टेटर के सख्त खिलाफ हूँ, तो आप डिक्टेटर के सामने खड़े होकर उससे हलफ ना लेते, कम से कम इसके लिए आप इनकार कर देते, जो इनकार आपने नहीं किया। और ये जो कलअदम तंजीम बना दी गई है, ये मामला भी ख़त्म हो जाएगा, और साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, इसका एक मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान में ये तो एक ऐसा ख्वाब है जो कभी भी पूरा नहीं होता, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग अगर साफ और शफाफ इलेक्शन करवा लें और वो नतीजा ले लें जो लोगों ने वोट डाला है, तो फिर आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल जाएगी। कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या कोई बड़े से बड़ा डिक्टेटर या वहाँ बैठा हुआ कोई भी सरकारी मुलाजिम अवाम की किस्मत के साथ नहीं खेल पाएगा। कारोबारी ज़िंदगी बहाल हो जाएगा और फूड सप्लाई चेन भी बहाल हो जाएगी। इन चीज़ों के ऊपर नाज़रीन इत्तफाक़ राय पैदा हो गया है, और इक्का दुक्का चीज़ें जिन पे डिस्कशन अभी जारी है, अगले चंद घंटों में कोई डेवलपमेंट आ सकती है, और एक आधे दिन के अंदर इसकी अप्रूवल आने के बाद आपको चीज़ें होती हुई भी दिखाई देंगी। जो सरकार है उसकी कोशिश ये थी कि 27 तारीख को ही इलेक्शन करवाया जाए और इसी डेट पे इलेक्शन हो जाए, लेकिन इलेक्शन का माहौल बना ही नहीं, ना इलेक्शन के लिए हालात साजगार है, और ना ही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग ये मान रहे थे। अब अगर इलेक्शन आगे जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन लड़ेगी, वो बहुत मकबूल है। फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर अपने मुतालबात तस्लीम करवा लेती है और फिर इलेक्शन में जाती है, तो उनके पास 42 शोधा की लाशें भी हैं, और जो उनका एक सेंटीमेंट आएगा लोगों का, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो जो जितना मर्जी जोर लगा ले, सेक्टर कमांडर भी ऊपर से लेकर नीचे तक सब जोर लगा लें, वो नहीं इलेक्शन वहां पे फिर जीत सकेंगे। हाँ, ये जरूर है कि एक पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया गया है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि पॉलिटिकल फेस सेविंग तो करनी होगी ना, ऐसा तो नहीं होगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात किए बराह रास्त जाग के साथ या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये फौज के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, वो बेचारे छुप छुप के गन डालते हैं तो वो सामने तो नहीं आ सकते। तो वो फेस सेविंग के लिए पॉलिटिकल पार्टी लेकर आएंगे, और उसमें जो नाम आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम आ रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश यही है कि कुछ भी करके बिलावल को हुकूमत बनाकर दी जाए आज़ाद कश्मीर में। बहरहाल नून लीग का तो पत्ता साफ है, पीपल्स पार्टी की हालत आपके सामने है, और अवाम ने, जो आज़ाद कश्मीर की अवाम है, उन्होंने अपने मुतालबात के हक में डट कर
अपने मुतालबात मनवाने के करीब उन्होंने पहुंचा दिया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। इन्होंने सोचा था लोगों को तोड़ देंगे, लोगों को भूखा रखेंगे, लेकिन लोगों ने गुजारा किया है। और लोगों ने किस किस तरह गुजारा किया, ये आने वाले दिनों में आपको चीज़ों का पता चलेगा। जब गंदुम नहीं थी, जब खुराक की फरामी बंद थी, जब सप्लाई चेन बंद कर दी गई थी, जब कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया गया था, तो लोग कैसे गुजारा करते रहे, किस तरीके से लोगों ने कुर्बानी दी, कैसे वो एक दूसरे का सहारा बने, इसके लिए बहुत सारी स्टोरीज आपको फ्यूचर में पता चलेंगी। अभी तो मकामी मीडिया को मना किया गया है ना कि आपने बात ही कोई नहीं करनी, आप बात कर ही नहीं सकते, लेकिन मुस्तकबिल में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिससे पाकिस्तानी सीख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से बाहर निकलना है तो उसका रास्ता क्या है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब आ जाए जरा फजलुर रहमान साहब वाले एपिसोड पे। फजलुर रहमान साहब की पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लग रहा है वो शोर ज़्यादा मचा रहे हैं, उनके साथ तो हुआ ही कुछ नहीं। अभी वो एक कन्वेंशन था इनका वकला का, सुबह वहाँ पुलिस चली गई, रोला डाल दिया, जनाब पुलिस आ गई, ये हो गया वो हो गया, सारे सोशल मीडिया पे इन्होंने रोला। क्या हुआ यार, पुलिस आ गई, बहुत नॉर्मल बात है। फजलुर रहमान साहब की पार्टी का एक बंदा है, उसको एक टॉक शो में बुलाया गया था, बाद में कहा गया जी सॉरी आपको नहीं हम ले सकते। उसने रोला डाल दिया, उन्होंने कहा जनाब ये हो गया। कुछ भी नहीं हुआ भाई। जिन चीज़ों की आपने आदत डाल दी है ना पाकिस्तानियों का हाजमा बड़ा तेज हो गया है। अब जब तक आपको चौकों में लटा के लित्तर नहीं ना पड़ेंगे तो पाकिस्तानियों को लगेगा ही नहीं कि कोई आप इनकलाबी बन रहे हैं। जब तक आपके बहुत सारे लोग शहीद नहीं हो जाएंगे, जब तक आप लोगों को इंतखाबी अमल से बाहर नहीं कर दिया जाएगा, जब तक आपकी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लग जाएगी, जब तक फजलुर रहमान अपने पूरे खानदान समेत जेल में नहीं चले जाएंगे, जब तक उनके तमाम अजीज और करीबी साथियों को जेलों में डाल के निशाने इबरत नहीं बना दिया जाएगा, जब तक कि आपके ऊपर 9 मई तर्ज की कोई चीज़ नहीं डाल दी जाएगी, जब तक कि आपको निशाने इबरत हर लिहाज से नहीं बना दिया जाएगा, तब तक कौम यकीन ही नहीं करेगी। जब तक आपके चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होगा, जब तक आपके सैकड़ों हजारों घरों के अंदर घुसकर पुलिस तोड़ फोड़ नहीं करेगी, तब तक कौन यकीन करेगा कि आपके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। तो फजलुर रहमान साहब की पार्टी रोला ज्यादा डाल रही है, कुर्बानी दी नहीं कोई अभी तक, बिल्कुल ही नहीं दी। इन्होंने कभी भी कुर्बानी नहीं दी। ये हमेशा से बेनिफिशियरी रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों के। और अब ये कहते हैं जनाब हम उंगली कटा के तो शहीदों में नाम लिखवा लें, तो ऐसे तो शहीदों में नाम नहीं लिखवाया जाएगा, क्योंकि वहां बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। अगर फजलुर रहमान ने इमरान खान बनना है तो उन्हें इमरान खान के लेवल पे कुर्बानी देने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अब देखें ना, फजलुर रहमान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, रोला शोला डालते हैं ताकि पॉलिटिकल माइलेज फजलुर रहमान को मिले, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उधर नौरीन खानम का एक स्टेटमेंट, अच्छा फजलुर रहमान के और नौरीन खानम के स्टेटमेंट में ज़मीन आसमान का फर्क है। फजलुर रहमान ने डायरेक्ट शोहदा पे अटैक किया, नौरीन खानम ने डायरेक्ट जर्नैलों पे अटैक किया। फजलुर रहमान ने कहा जनाब तनख्वाह लेके मरते हैं तो हम पे क्या एहसान डालते हैं। उसने ये कहा कि अपनी जान का एहसान हम पे मत डालो। नौरीन खानम ने कहा जी ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी ना, इसके अंदर ये मिले हुए थे मोदी के साथ, तो दोनों में बहुत फर्क है। और नौरीन खानम ने कहा उस मीडिया वाले को कि आपने इसको ऑन एयर नहीं करना। उन्होंने डिसोन कर दिया अपने स्टेटमेंट को, ये कहकर के आपने ये स्टेटमेंट देखें, जब आपको लगता है कि मेरा स्टेटमेंट गलत है, जब आपको लगता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, या जब आपको लगता है कि इससे लोगों की दिलादारी होगी, तभी आप कहते हैं ना कि इसको ऑन एयर नहीं करना, वरना तो आप नहीं कहते कि इसको ऑन एयर नहीं करना। नॉर्मली तो सारे स्टेटमेंट ऑन एयर हो जाते हैं। फजलुर रहमान साहब की तकरीर तो आज भी वकला कन्वेंशन में चलाई गई है। फजलुर रहमान साहब की पूरी पॉलिटिकल पार्टी उसको ओन करती है, बार बार चैलेंज करती है कि मुकदमा देकर दिखाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो बार बार ये कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखें कि नौरीन खानम को बाकायदा NCCIA ने नोटिस जारी कर दिया, उनको बुलवा लिया, मुमकिन है उनको गिरफ्तार किया जाए, और वो जर्नलिस्ट है उसको भी बुला लिया। हालांकि इन दोनों में से किसी ने भी उस वीडियो को वायरल नहीं किया। वो वीडियो वायरल की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के टाउटों ने, और उनको वो क्लिप निकाल कर दिया गया कि इसको वायरल कर दो। हालांकि ये दोनों ये चाह रहे थे, जर्नलिस्ट भी और लीमा खानम भी, कि ये वीडियो बाहर ना आए, और बड़ा क्लियरली ये चाह रहे थे कि ये वीडियो बाहर नहीं आनी चाहिए। और फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि उनकी वीडियो वायरल हो, इसलिए उन्होंने आज दोबारा चलवाई है। तो आप देखें, फजलुर रहमान को नहीं बुलाया, नौरीन खानम को बुला लिया। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि फजलुर रहमान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने लिए खतरा नहीं समझती, जबकि इमरान खान से ये आज भी खौफजदा हैं कि इमरान खान और उसका ख़ानदान हमारे ऊपर मुसीबत बना हुआ है। नाज़रीन, जो अलीमा खानम है वो निकल कर सामने आई है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ जाते जाते, कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, चाहे PMLN है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे फजलुर रहमान है, चाहे ANP है, चाहे MQM है, चाहे PTI है, ये बारी बारी सबकी बारी, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आप सबको ठोकेगी एक एक करके, बहुत मारेंगे ये।
एक एक करके मारेंगे, सबको मारेंगे। ये हर चीज़ पे कंट्रोल करेंगे, आपको बहुत मारेंगे। लिहाजा बजाय इसके कि आपस में आप लड़ें, फजल रहमान साहब को अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए। पीपल्स पार्टी से बात करें, नवाज शरीफ से बात करें, जरदारी से बात करें और इन सबको कहेंगे यार बहुत हो गया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से सियासत का इख्तियार वापस लिया जाए और इनको वापस बैरकों में भेजा जाए ताकि पाकिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी चले और कंट्रोल जो है वो सिविलियन क़यादत के पास आना चाहिए। तो ये है आगे बढ़ने का रास्ता, वरना फिर बारी बारी सबकी बारी। अलीमा खानम निकली हैं, अपने भाई के लिए आवाज़ उठा रही हैं। वो स्वात के इलाके में गई, मालाकंड में गई, वहाँ पे लोग निकल कर उन्होंने इस्तकबाल किया, बिल्कुल वैसे निकले जैसे सुहेल अफरीदी के लिए भी निकले थे। देखिए वो बतौर बहन वही कर रही है जो उन्हें करना चाहिए। वो जोर लगा रही है कि यहाँ लोगों को इकट्ठा करूँ मैं उनको बताऊँ, यहाँ लोगों को इकट्ठा करूँ मैं उनको बताऊँ, लोगों को सबको इकट्ठा करके हम अडयाला जेल की तरफ जाएंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज से फ़र्क पड़ता है, कश्मीरियों ने इस बात को साबित किया। अभी कोयटा के अंदर जो लोग एहतजाज कर रहे थे उन्होंने इस बात को साबित किया कि अगर आप साबित कदम होकर बैठ जाएं तो आप 8-10 दिन भी बैठ जाएं तो हुकूमत को मुसीबत पड़ जाती है। एहतजाज से फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए एहतजाज उस नौइयत का करना पड़ता है। तो इमरान खान की बहन तो बेचारी जोर लगा रही है, वो बाकी बहनें भी जोर लगा रही हैं। एक बहन अदालत में केस लड़ रही है, एक बहन जो है वो मीडिया में केस लड़ रही है, एक बहन जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद है और वो केस लड़ रही है अपने भाई का, कोशिश कर रही है। लेकिन ये भी याद रखिएगा स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। कई लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि अलीमा खानम स्ट्रीट मूवमेंट चला रही है, ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। ये सिर्फ वो कोशिश कर रही हैं, लोगों को चैनलाइज कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं और एक तहरीक जो ख़त्म हो रही थी उसको जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। स्ट्रीट मूवमेंट मैंने कई दफ़ा आपको कहा है वो कोई और चीज़ होती है जिसकी ड्यूटी इमरान खान ने सुहेल अफरीदी की लगाई थी, जिसके लिए काम करना था सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर को। उसके लिए बहुत बड़ा तंजीमी ढांचा चाहिए होता है। स्ट्रीट मूवमेंट में आप हर घर तक जाते हैं, हर गली तक जाते हैं, हर मोहल्ले तक जाते हैं, हर नौजवान को टच करते हैं, आप नौजवानों को इकट्ठा करते हैं, हर एक की ड्यूटी लगती है, सबको पता होता है उसने क्या करना है। ये जो एक फोर्स बनाने जा रहे थे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, वो था स्ट्रीट मूवमेंट का एक रास्ता जिसमें इन्होंने काम ही नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे इन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मना कर दिया कि ये काम आपने नहीं करना, तो इन्होंने नहीं किया। बहरहाल जो अलीमा खानम कर रही हैं वो अपने भाई के लिए कर रही हैं, नेक नियति से कर रही हैं, लेकिन ये भी स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। स्ट्रीट मूवमेंट पार्टी का एक बहुत बड़ा ढांचा होगा जो मिलकर सारा काम करेगा। एक साथ लोगों में जाएंगे, अंदर तक लोगों को जाकर टच करेंगे, हर बंदे को तैयार करेंगे और उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म बनेगा, वो होगा स्ट्रीट मूवमेंट। ये अभी तक तो स्ट्रीट मूवमेंट की अलिफ बे भी इन्होंने शुरू नहीं की। नाज़रीन, मुराद सईद को अलीमा खानम ने कहा कि उनके बाहर आने का वक्त हो गया। इमरान खान ने मुराद सईद को कहा था कि आपने बाहर नहीं आना। चले, मुराद सईद अगर बाहर आ भी जाते हैं तो उनके पास कोई इख्तियार, कोई ओहदा नहीं है और वो बाहर आकर एहतजाज कर सकते हैं, तो वो 1, 2, 4 रैलियां कर लेंगे। मुराद सईद को गिरफ्तार करने के लिए तो फौज के पूरे दस्ते रवाना किए जाएंगे। मुराद सईद की गिरफ्तारी से कोई नहीं रोक सकेगा और हर हाल में मुराद सईद को देखिए, सनम जावेद को गिरफ्तार करने के लिए पेशावर में एजेंसियां मुतहर्रक हो गई और दिन दिहाड़े उठाकर ले गई, तो मुराद सईद को छोड़ेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुराद सईद को उठाएंगे, ले जाके काल कोठरी में बंद कर देंगे फारग, और फिर उसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेंगे। अलीमा खानम का जो स्टेटमेंट है वो बतौर बहन सोचती है, लेकिन ये जिम्मेदारी इस वक्त मुराद सईद की नहीं है, ये सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी है। जो लोग सेनेटर हैं, जो लोग MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स बने हुए हैं, जो वज़ीर आला बने हुए हैं, जिनको पार्टी के बड़े बड़े ओहदे दिए हुए हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको पूरा करें।